अस्सलाम वालेकुम। हमारा टॉपिक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो हमारा एक सब्जेक्ट चल रहा है उसके अंदर टॉपिक आज है बेलमेंट। जैसे कि मैंने सीक्वेंस बताई थी कि हमने शुरू किया था वहाँ से कहाँ से कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट से, तो कंटिंजेंट पढ़ लिया। फिर हमने क्या पढ़ा, अगला टॉपिक क्या था, इंडेमनिटी एंड गारंटी। ठीक है, और उसके बाद आज बेलमेंट है। और आज बेलमेंट के अंदर दो टॉपिक्स हैं। एक सिंपल बेलमेंट है, बेलमेंट क्या होती है, बेलर कौन होता है, बेली क्या होती है, किसके राइट्स क्या हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, टर्मिनेशन कब होती है, वो सारी बातें आज देखेंगे। अगली बात है बेलमेंट ऑफ प्लेज, वो इंशाल्लाह कल देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज हम इसके अंदर बेलमेंट ऑफ प्लेज नहीं देख रहे, जस्ट बेलमेंट देख रहे हैं कि बेलमेंट कैसे होती है, कॉन्स्टिट्यूट ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, इसके अंदर लायबिलिटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, अगर लॉस ओकेजन्ड होता है तो फिर क्या मामलात होते हैं, थर्ड पर्सन के क्या बेनिफिट हैं। फिर अक्सर होता है कि ये चीज़ मेरी है, अगर किसी को मिली हो तो वो मुझे पैसे, मैं उसको इतने दूंगा, कोई ऑफ़र भी करवाते हैं ना, तो अगर आप इसको करेगा तो वो चीज़ें भी आपको, अगर रिवार्ड के तौर पर भी है तो रिवार्ड भी इंसान के राइट्स हैं। जो रिवार्ड अगर ऑफ़र किया गया वो सू भी कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है आज हम देखते हैं। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। बेलमेंट के अंदर हमने देखा था बेलमेंट की डेफिनेशन क्या है, ये 148 से 171 हमने पढ़ना है। ठीक है, अब 172 से 181 181 तक क्या है आपका बेलमेंट ऑफ प्लेज, तो वो आज नहीं देख रहे, बाकी जो 171 तक देखेंगे इंशाल्लाह। तो 148 कहता है बेलमेंट, बेलमेंट क्या होता है वो चीज़ें बताएंगे। ठीक है, तो बेलमेंट के अंदर हमने ये देखना है कि बेलमेंट किसको कहते हैं। ठीक है, तो उसने कहा है कि बेलमेंट जो होता है, ये इसकी डेफिनेशन अब हम देखने लगे हैं कि बेलमेंट इज़ डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट that they shall, when the purpose is accomplished, be returned or otherwise disposed of according to the direction of the person delivering them. The person delivering the goods is called bailor. The person to whom they are delivered is called bailey. तो मतलब वो पंजाबी वाला बेली वही होंदा जिहड़ा दोस्त होंदा, जिहड़ा बेल अपने जो है दोस्त को बचाता है, उसके साथ केयर करता है। तो ये सारी बातें इफ़ अ पर्सन ऑलरेडी, अब देखिए इसके अंदर एक्सप्लेनेशन है, ये बहुत ज़रूरी है, आपने देखनी है कि अब डिलीवरी क्या होती है। उसने कहा इफ़ अ पर्सन ऑलरेडी इन पोजेशन ऑफ गुड्स ऑफ अनदर कॉन्ट्रैक्ट टू होल्ड देम एज अ बेली, he thereby become the bailey and the owner become the bailor of such goods although they may not have been delivered by way of bailment. चाहे बेलमेंट उसके पास है, हाँ, अब पहले आपकी थी, आपने तो रखवाई हुई है ना, अब मैंने कॉन्ट्रैक्ट आपसे ले ली, तो अब मेरा कॉन्ट्रैक्ट, आपका तो उसके साथ बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट था बट मेरा तो नहीं, अब मैं मालिक हो गया हूँ, तो लेकिन उसकी फिर भी ड्यूटी एज ए बेलमेंट ही है, वो बेली के तौर पर ही उसको क्या करेगा, मतलब वो उसी जो उसकी डिलीवरी उसके पास, शाबाश। अब डिलीवरी इसके अलावा क्या होती है, वो कहता है द डिलीवरी ऑफ बेली टू द बेली मे बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग विच हैज़ इफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स इन पोजेशन ऑफ द इंटेंडेड बेली or of any person authorized to hold them is on his behalf. बात यह है कि किसी भी ज़रिए से कोई ऐसा एक्ट उसने डन किया जिससे वो चीज़ें उसके पास चली गईं। The delivery to Bailey may be made by doing anything which he
हैज इफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स इन पोजेशन ऑफ इंटेंडेड बेली। इसी तरह बेलर ड्यूटी, अब 150 पढ़ने लगे। अब ड्यूटी बेलर की क्या है, ठीक है। जब चीज़ें रखवाने जाए, ये ना उसके अंदर सांप हो काट ले, उसको बता के जाए भाई। ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट्स इन गुड बिल्ड, रिस्क फॉल्ट्स जो उसके अंदर है, प्रिकॉशनरी टोटल के भाई मैं तुम्हारे पास ये पटारी रखवा के जा रहा हूँ, इसके अंदर सांप है, तो ज़रा ख्याल से वो ना वो काट ले, वो मर जाए। तो ये उसकी ड्यूटी है, ये बेलर की ड्यूटी है। क्या? द बेलर इज बाउंड टू डिस्क्लोज टू द बेली फॉल्ट्स इन गुड बिल्ड ऑफ विच द बेलर इज अवेयर and which materially interfere with the use of them or expose the bailey to extraordinary risks. And if he does not make such disclosure, he is responsible for damage arising to the bailey directly from such faults. ओके सर, ठीक है, जिन फैक्ट्स का मटेरियल फैक्ट्स के बारे में वो वेल अवेयर्ड है, बताया। हाँ ही इज बाउंड टू टेल द बेली हाँ, अबाउट दिस गुड्स, और अगर वो नहीं है, अगर वो अवेयर है तो बताए ना, तो फिर बेली को नुकसान पहुंच गया फिर तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी जी। अगर नहीं है, उसे पता ही नहीं है खुद ही, तो फिर तो नहीं। नहीं तो क्यों नहीं है उसकी चीज़, इसको क्यों नहीं पता है। आगे, इफ़ द गुड्स आर बेल्ड फॉर हायर, हायर भी किया जाता है, द बेलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच डैमेजेस वेदर ही वॉज और वॉज नॉट अवेयर ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सच फॉल्ट्स इन गुड फ्लेवर बेल्ड। अगर वो हायर किया है किसी को, तो फिर हायर करना है तो मुझे हायर किया है, मुझे नुकसान, चाहे तुम्हें पता है नहीं पता नुकसान का, अगर मुझे नुकसान हो गया तो मेरे डैमेजेस तुम क्लेम करोगे। हायर किसी को पैसे पे लिया जाता है ना, मैं आपको हायर करता हूँ एज ए टीचर आओ, ठीक है, हायर करता हूँ और उसको कहता हूँ मैं तुम्हें हायर करने के पैसे दे रहा हूँ इतने। तो हायर करना, बेलमेंट के अंदर पैसा नहीं होता, हायर के अंदर पैसा होता है, ठीक है। तो आपने पैसे देने हैं उसको, हायर किसी वजह से करते हैं ना। जैसे कहता है ए हायर्स अ कैरेज ऑफ बी, उसका कैरेज हायर कर लेता है। द कैरेज इज अनसेफ दो बी इज नॉट अवेयर ऑफ इट। ए इज इंजर्ड, बी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ए फॉर द इंजरी, ठीक है। वो ए के लिए जिससे उसने हायर किया वो इसका रिस्पॉन्सिबल होगा अगर उसे कोई इंजरी का। हाँ डेफिनेटली। अच्छा, इसमें भी सर ये है ना कि वो जो हायर कर रहा है वो फिर बेली होगा। हाँ, उसी को नुकसान पहुंच रहा है, तो बेली है, वही बेली है ना। अगली बात, केयर टू बी टेकन बाय बेली। अब ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या क्या किया हाँ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। बेली इसकी, यानी उसके पास अगर कोई गुड्स रखवा रहा है तो उसे क्या क्या चीज़ें हाँ, कंसीडर करनी चाहिए। तो ये उसका कल, इन ऑल केसेस ऑफ बेलमेंट द बेली इज बाउंड टू मेक्स एज मच केयर ऑफ गुड्स बेल्ड टू हिम एज द मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड under similar circumstances take off his own goods of the same bulk, quantity and value as the goods billed. कोई रखवा के गया है और या उसकी अपनी है, उसकी वही रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे उसकी अपनी है। बेली when not liable for loss etc of things billed, कब वो उस नुकसान का जिम्मेदार नहीं है। कहते थे बेली इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, जो 151 में कॉन्ट्रैक्ट केयर करने का है, इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, डिस्ट्रक्शन और डिटोरिएशन ऑफ द थिंग्स बेल्ड इफ़ ही हैज़ टेकन द अमाउंट ऑफ केयर ऑफ इट डिस्क्राइब इन सेक्शन 151। अगर कंसिड्रेशन की बात की जाए, इफ़ ही हैज़ टेकन द अमाउंट ऑफ केयर ऑफ इट डिस्क्राइब इन 151, क्योंकि तुमने इसके करना है, केयर करनी है, केयर करने के बावजूद उसके कंसीडर करने के वो नहीं हुआ, तो फिर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट बाय बेली एक्ट इनकंसिस्टेंट विद कंडीशंस, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज अवॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बेलर
If the bailee does any act with regard to goods bailed inconsistent with the condition of bailment, ठीक है, कि अगर वो बेलमेंट की कंडीशन के कॉन्ट्रैरी, मतलब मैं आपके पास रखवा के गया हूँ यार इसकी ख्याल रखना, घोड़ा दे गया हूँ या मोटर आप यूज़ करना शुरू कर दें, ठीक है, तो फिर उसके ऑप्शन पे वाइड हो या वैलिड हो, वाइडेबल यानी कि बेल वाइडेबल में, मतलब कर सकते हैं कंपनी। हाँ ठीक है सर। ठीक है। और टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट ये इनकंसिस्टेंट हो गया। अगर एबिलिटी ऑफ बेली मेकिंग अनऑथोराइज यूज ऑफ गुड्स बेल्ड, अगर अनऑथोराइज यूज़ किया है उसको नुकसान पहुंच गया, मतलब नुकसान, ये घोड़ा है या मोटरसाइकिल लिया और उसको क्या हुआ, मोटरसाइकिल लिया और वो उसने यूज़ किया, उसके ट्यूब फट गई या उसका कुछ भी हो गया, तो उसने वो नुकसान पूरा करना है बेली ने। जैसे कि इफ़ द बेली मेक्स एनी यूज़ ऑफ द गुड्स बेल्ड which is not according to the condition of bailment, he is liable to make compensation to the bailor for any damage arising to the goods from or during such use of them, ठीक है। 155 effect of mixture with bailment bailor's consent of his goods with bailies, अगर वो उसकी चीज़ों में कोई अडल्ट्रेशन कर देता है, मिक्स कर लेता है अपनों को साथ, लेकिन कंसेंट के साथ, अच्छा, फिर ये ऐसा जो बेल्ड गुड्स हैं इस फॉर्म उनकी ऐसी है कि वो मिक्स किया जा सकता है। If the bailee with the consent of bailor mix the goods of bailor with his own goods, the bailor and the bailee shall have an interest in proportion to their respective share in the mixture thus produced, 50-50। लेकिन जो सेपरेट हो सकती हों वो सेपरेट कर ली जाएंगी, वो 156 है। और अगर सेपरेट नहीं हो सकती और उसका अगर ये था विदाउट बेलर्स कंसेंट मिक्स करता है, अच्छा ओके, तो फिर अगर तो वो सेपरेट हो सकती है तो फिर वो कहेगा सेपरेट करके दो मुझे, चाहे जितनी भी लेबर लगे जो भी हो, तुम मैंने तो नहीं कहा था मिक्स करो, ठीक है। लेकिन जो मिक्सचर वाली नहीं है और फिर वो विदाउट कंसेंट मिक्स कर देता है, सेपरेट होने वाली नहीं है, तो फिर प्रोपोर्शन के साथ नहीं, फिर कॉम्पनसेट करेगा, यानी कि वो तो सेपरेट हो ही नहीं हो नहीं सकता। 157 रीपेमेंट बाय बेलर ऑफ नेसेसरी एक्सपेंसेस, जो नेसेसरी एक्सपेंसेस लगते हैं, हाँ, मतलब उसको संभालने के लिए उसने, हाँ, वो उसने उसको रीपेमेंट करनी है। रेस्टोरेशन ऑफ गुड्स लेंट ग्रेशियसली, उसने गुड लेंट की विदाउट एनी काइंड ऑफ पैसा, मतलब रिवार्ड कुछ भी, तो उसको रेस्टोरेशन गुड्स मैंने दिया आपको, तो फिर क्या होगा, द लैंडर ऑफ अ थिंग फॉर यूज मे एट एनी टाइम रिक्वायर इट्स रिटर्न, जो लैंडर है वो रिटर्न, इसका रिटर्न रिक्वायर कर जी। इफ़ द लोन वाज ग्रेशियस विदाउट इंटरेस्ट था, ग्रेशियस कैसे कहते हैं, विदाउट इंटरेस्ट, इवन दो ही लेंट इट फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम एंड पर्पस, एक 10 दिन के लिए दिया, उसने कहा इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है, ग्रेशियस तुम्हें दे रहा हूँ, मुफ्त दे रहा हूँ, ले जाओ, बट इफ़ एक टाइम लिमिट दी, बट इफ़ ऑन द फेथ ऑफ सच लोन मेड फॉर अ स्पेसिफिक टाइम और पर्पज द बोरोवर हैज़ एक्टेड इन सच अ मैनर दैट द रिटर्न ऑफ गुड्स लैंड बिफोर द टाइम एग्रीड अपॉन वुड कॉज हिम लॉस एक्सीडिंग द बेनिफिट एक्चुअली डिराइव्ड बाय हिम फ्रॉम द लोन, जो उसने लेना था उसको नुकसान हो गया, द लैंडर मस्ट इफ ही कंपेल टू रिटर्न, अगर रिटर्न करने में उसको नुकसान होता है, अगर उसको कहा जाता है वापस करो, इंडेमनीफाई द बोरोवर फॉर द अमाउंट इन विच द लॉस सो ओकेजन्ड एक्सीड द बेनिफिट्स सो ड्राइव्ड, यानी कि जिस मकसद के जिन बेनिफिट्स के लिए वो ग्रेजुअसली लोन ले रहे हैं, हाँ, वो उसे एक्सीड कर गए हैं, Exceed. उससे वो डिमांड भी कर रहा है कि सेंड मी बैक, जी, तो फिर उसको इंडेमनीफाई करें, बेलर है जो लेंडर है वो कंपनसेट करेगा बोरोवर को, शाबाश। 160 रिटर्न ऑफ गुड्स बेल्ड ऑन एक्सपायरेशन ऑफ टाइम और कंप्लीटमेंट ऑफ पर्पस, उसने कहा 10 दिन के लिए मुझे दे दो, 10 दिन के बाद वापस कर दूंगा, वो 10 दिन बाद लैंड आकर तो भाजा मैं नहीं देना ऐसा थोड़ी ना होगा। कहता है इफ इट इज़ द ड्यूटी ऑफ बेली टू रिटर्न और डिलीवर अकॉर्डिंग टू द बेलर्स डायरेक्शंस द गुड्स बेल्ड
without demand as soon as the time for which they were bailed has expired or the purpose of which they were bailed has been accomplished. 161 Bailey's responsibility when goods are not duly returned. ठीक है, फिर बेली की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो रिटर्न लेने नहीं आया. इफ बाय द डिफॉल्ट ऑफ द बेली, किसका डिफॉल्ट है? बेली का. द गुड्स आर नॉट रिटर्न, डिलीवर्ड or tendered at the proper time, he is responsible to the bailor for any loss, destruction, deterioration of the goods for that time. Termination of gracious bailment by death, जो मुफ्त का दिया था वो डेथ हुई तो बात खत्म. ठीक है. ग्रेशियस बेलमेंट इज terminated by death either of the bailor or the bailey. किसी की भी होगी तो terminate हो जाए. Bailor entitled to increase or profit from goods bailed. ठीक है. कहता है in absence of any contract to the contrary, contract तो नहीं किया, the bailey is bound to deliver to the bailor or according to his direction any increase or profit which may have occurred from the goods bailed. अच्छा सर, वो उसकी कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज नहीं लिखी कि इस पे जो भी when इंक्रीज होगा या इसमें प्रॉफिट होगा वो तुम दोगे, तो ये बेली की ड्यूटी है कि वो. हाँ, अक्सर हम कहते हैं भाड़े पे अपनी गाय उसको दे दी, तुम ले लो. अब गाय ने बछड़ा दिया तो वो वापस लेना, कहता ना बछड़ा मैं नहीं देना, गाय ले जा तेरी. मतलब वो अंडरस्टूड है कि वो देना ये चीज़ है. A leaves a cow in the custody of B. वो एग्जाम्पल दी. To the taken care of, the cow has a calf. B is bound to deliver the calf. कैसे पता ये एग्जांपल है? हाँ देख लो. Bailor's responsibility to bailey. अब वहाँ पीछे हम बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब बेलर की पढ़ रहे हैं. The bailor is responsible to bailey for any loss which the bailey may sustain by reason that the bailor was not entitled to make the bailment, or to receive back the goods, or to give direction respecting them. जो उसने डायरेक्शन दी थी जिस तरह वो लेने नहीं आया तो उसको नुकसान हुआ तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? बेलर है. ठीक है. बेलमेंट बाय सेवरल जॉइंट ओनर्स. अच्छा, जॉइंट्स जी. इफ सेवरल जॉइंट ओनर्स ऑफ गुड बेल देम, द बेली may deliver them back to or according to the direction of one joint owner without the consent of all. डायरेक्शन के मुताबिक है ना. इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट टू द कंट्रेरी. तो वो किसी भी यानी कि जॉइंट सीन है तो अगर तो उन्होंने एग्रीमेंट में स्पेसिफाई किया है कि सबकी कंसेंट. हाँ तो फिर तो सबके करें, लेकिन अगर नहीं किया तो कोई भी लेने आ दे. एक बंदे की कंसेंट वो सबकी जी. बेली नॉट रिस्पॉन्सिबल ऑन रीडिलीवरी टू बेलर विदाउट टाइटल. मसलन मैं आपको रखवा के जाऊँ अपना मोबाइल या मोटरसाइकिल, कल लेने आऊँ तो अब उसके पास तो वो नहीं है कागज़. नहीं कहता नहीं कागज़ और कागज़ की लोड नहीं है. रखवा के तुम गए थे, मालक चाहे आ जाए मेरे मोटरसाइकिल मुझे दो. क्यों भाई तुम रखवा के नहीं, मैं तुम्हें कैसे दे दूँ? चाहे वो टाइटल ही क्यों ना शो करे. कहता है इफ़ द बेलर हैज़ नो टाइटल टू द गुड्स. वो होता है कॉन्ट्रैक्ट बेलर और बेली के. कहता है इफ़ द बेलर हैज़ नो टाइटल टू द गुड्स and the bailey in good faith deliver them back to or according to the direction of the bailor, the bailey is not responsible to the owner in respect of delivery. भाई यही लिखवा के मैंने वापस कहता है. डायरेक्शंस पे कुछ भी करेगा. इट Definite. डजंट मैटर कि हु इज ओनर ऑफ दैट गुड्स. Right of third person claiming goods bailed. If a person other than the bailor claim goods bailed, he may apply to the court to stop the delivery of good to the bailor and to decide title of goods. ओके. मतलब ਉਹਦੇ ਕੋਲ नहीं आए फिर कोर्ट जा. वो कोर्ट स्टे कर देता. हाँ स्टे करके भाई इसको भी ना देना वापस. ये बात हो सकती है. राइट ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स में सू फॉर स्पेसिफिक रिवॉर्ड ऑफर्ड. जैसे मैंने कहा किसी को चीज़ मिल गई, गिरी पई और उस पर रिवॉर्ड है तो फिर वो क्या करेगा? उसको संभालने का जितने खर्चे हैं वो भी मांगेगा और रिवार्ड भी मांगेगा. भाई किसी की भैंस जाते हुए उसको मिल गई, उसने रखी, उसको पाला पोसा, उसको खाना खिलाता रहा और उसने कहा भाई मेरी भैंस गुमी है, जो वापस करेगा 10,000 रुपया दूंगा. 10,000 तो वो दो, साथ में जो मेरे खर्चे वो भी दो.
कहता है दैट फाइंडर ऑफ गुड्स हैज नो राइट टू सू द ओनर फॉर कॉम्पनसेशन फॉर ट्रबल एंड एक्सपेंसेस वॉलंटरली इनकर्ड बाय हिम टू प्रिजर्व द गुड्स। वो ये चीज़ें तो नहीं मांगेगा, लेकिन वो क्या मांगेगा, जैसे वो नेसेसरी उसने एक्ट्स किए हैं, जैसे उसको एंड टू फाइंड आउट द ओनर, but he may retain the goods against the owner until he receives such compensation, and where the owner has offered a specific reward for the return of goods lost, the finder may sue for such reward and may retain the goods until he receive it. और अगर वो नहीं देता फिर भी, तो फिर वो क्या कर सकता है, फिर वो कोर्ट जा सकता है। When finder of thing commonly on sale may sell it, जिसको चीज़ मिली वो बेच दे, बस उसको केले मिले हैं, ठीक है, वो तो गल सड़ जाएंगे, ठीक है, या ऐसी बर्फ़ मिली है तो वो तो बर्फ़ है तो पिघल जाएगी, वो उसको बेच देगा। फ्रूट मिला है तो बेच देगा। ऐसी चीज़ जो ख़राब होने वाली है वो बेच देगा, उसको तो नहीं रखेगा। वो कहता है when the thing which is commonly the subject of sale is lost, if the owner cannot be with responsible diligence be found, or if he refuses upon demand to pay the lawful charges of the finder may sell it. When the thing is in danger of perishing or of losing the greater part of its value, वही मैंने यहाँ लिखा, ठीक है, or when the lawful charges of finder in respect of thing found amount to 2/3 of its value, इतने उसने कहा कि जी रिवार्ड दूंगा, उसने 2/3 वैल्यू है उसकी, तो बेच के 2/3 अपने रखेगा, बाकी उसको देगा, निकल जाए। बेलीज पर्टिकुलर लियन पर्टिकुलर लियन कहता है वेयर द बेली हैज़ इन अकॉर्डेंस विद द पर्पज ऑफ बेलमेंट रेंडर एनी सर्विस इन्वॉल्विंग द एक्सरसाइज ऑफ लेबर आर स्किल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड बेल्ड, he has in the absence of contract to the contrary a right to retain such goods until he receive the remuneration for the service he has rendered in respect of them. ठीक है, समझ आ गई कि नहीं आई? कहता है ए डिलीवर्ड a rough diamond to be a jeweler to be cut and polished, which is accordingly done. B is entitled to retain the stone till he is paid the service he has rendered. सर लेकिन सर्विसेज तो मेंशन होगी ना, जो बेलर है वो मेंशन करेगा कि ये मैं लेकिन अगर नहीं किया तो फिर वो खुद ही अगर इसको करे जा रहा है तो ये लॉ है। अच्छा, तो वो कह रहा है कि अगर ये स्पेसिफाई नहीं भी है, हाँ, उसे पॉलिश किया, कट किया, हाँ, तो उसने यहाँ पे वर्ड पर्टिकुलरली मेंशन कि इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द कंट्रेरी, की एब्सेंस में जो भी सर्विसेज या उसे हाँ, ठीक है। ए गिव्स क्लॉथ टू बी a tailor to make into a coat. B promises A to deliver the coat as soon as it is finished and to give a 3 months credit for the price. B is not entitled to retain the coat until he is paid. हाँ, जनरल लियान ऑफ बैंकर्स, वो लियन जो बैंकर्स, फैक्टर्स, वॉर फिंगर्स, अटॉर्नी एंड पॉलिसी ब्रोकर्स, हम भी तो इसी में आते हैं ना, हम भी तो, हमारे साथ भी तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट ही होता है, सर्विसेज तो देते हैं। बैंकर, फैक्टर्स, वॉर फिंगर्स, अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट एंड पॉलिसी ब्रोकर्स में इन द एब्सेंस ऑफ contract to the contrary retain as a security for a general balance of amount any good bailed to them, but no other person have a right to retain as a security for such balance goods bailed to them unless there is an express contract to the effect. ये लोग रिटेन कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। तो ये आपका बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट था। कल हम इंशाल्लाह प्लेज का पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।